हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार सेशन के अंदर बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं। तो आज हम पूरा मैपिंग के द्वारा जो है यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बच्चों, ठीक है। और वैज्ञानिकों के लिए या कह सकते हैं कि जो जियोग्राफर हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही समस्या की बात हो जाती है कि पृथ्वी के आंतरिक चीज़ों के बारे में अध्ययन करना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक 32 मीटर जाने पे बच्चों 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से अभी तक जो सबसे गहरा हमने खुदाई किया है वो केवल 4 किलोमीटर तक ही जा सके हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बच्चों। और हमें पता है कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो लगभग 6300 के आसपास है बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, इतनी 6300 किलोमीटर नीचे जाएंगे तब जाके पृथ्वी का केंद्र मिलेगा हमें। याद रखिएगा, जब मैं एक बार आपको थोड़ा सा संरचना मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। अगर मान लेते बच्चा ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के केंद्र में जो है अगर आप 6300 लगभग मैं बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, एनसीईआरटी का डेटा है ये, लगभग 6300 किलोमीटर, 378 भी कहीं कहीं लिखा है तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। इतना किलोमीटर अगर आप नीचे जाएंगे तब जा कर के आपको पृथ्वी का केंद्र मिलेगा। और मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने बताया कि प्रत्येक 32 मीटर, अगर आप 32 मीटर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि हो जाती है 1 डिग्री सेल्सियस की। यानी आप 32 मीटर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। यानी आप कह सकते हैं कि 100 मीटर जाने पे लगभग जो है आपका 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। ये 100 मीटर है। अगर आपको 1000 जाना हो तो अगर आप 1000 मीटर नीचे जाएंगे तो जा करके आपका 30 डिग्री सेल्सियस, यानी 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर केवल आप गए हैं बच्चों और आपका 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो वृद्धि हो गई है, ठीक है। तापमान में इतना भयानक वृद्धि हो रही है बच्चों। अब आप सोचिएगा कि 1 किलोमीटर जाएंगे और यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो गई है और जाना आपको 6378 किलोमीटर है, तब जा कर के आपको मिलेगा क्या, केंद्र मिलता है बच्चों पृथ्वी का, ठीक है। तो आप देखेंगे कितना नीचे जाने के लिए तापमान इतना भयानक हो जाएगा कि वहाँ पे जाना संभव नहीं रह जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पे जो है सारी चीज़ें बताएंगे कि पृथ्वी को जब आंतरिक चीज़ों को हमने ढूंढा तो किस प्रकार से हमने आंतरिक चीज़ों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की, कैसे कैसे आंतरिक चीज़ों जो है वे सारी चीज़ें जो है काम करती हैं, किस प्रकार से जियोग्राफर ये बताने में सक्षम हो पाए कि पृथ्वी की 3 परतें हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी संरचना बनाएंगे बच्चों, ठीक है। ये डेटा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पीछे करके, ठीक है बच्चों। यहाँ एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे पृथ्वी का जो है एक छोटा सा हिस्सा ऐसे काट लूँ, देखिएगा ज़रा, पृथ्वी का मैं एक छोटा सा हिस्सा ऐसे काट लूँगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है बच्चों। और काटने के बाद मैं जो है अब इस चित्र को मिटा देता हूँ, ठीक है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर जो है मैं उसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये देखिए आप यहाँ देखिएगा, मैंने जो आपकी पृथ्वी का जो छोटा सा हिस्सा मैंने काटा था वही वाला पार्ट है बच्चों ये, और कोई पार्ट नहीं, ठीक है ना। ये हो गया आपका कौन सा, क्रस्ट वाला पार्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपका क्रस्ट वाला पार्ट, ये हो जाएगा आपका मेंटल वाला पार्ट, याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका मेंटल वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। यहाँ आप देखेंगे ज़रा ध्यान से, एक लाइन ये और एक लाइन बेटा ये। अब सुनिए, यहाँ पे सबका नामकरण पहले हम लोग कर लेते हैं कि आखिर ये जो संरचना मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, पृथ्वी की जो लेयर मैंने बनाई है, इन सब की जो जानकारी है वो किस प्रकार से मिलती है बच्चों, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इन सब की जानकारी हमें 2 प्रकार से मिलती है, ठीक है ना। यानी कि कह सकते हैं संरचना का या सूचना का जो स्रोत है बच्चों, ठीक है ना, स्रोत है वो कितने प्रकार से मिलती है, तो यहाँ पे मिलती है बच्चों 2 प्रकार से। पहला प्रकार है आपका कह सकते हैं अप्राकृतिक, ठीक है ना, और दूसरा है आपका प्राकृतिक, ठीक है ना। अभी मैं इस चित्र पे आता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, पहले इस चित्र पे भी आता हूँ बच्चों, ठीक है ना। प्राकृतिक में बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, सॉरी 3 चीज़ें हैं। प्राकृतिक पे हमने 3 चीज़ें देखी हैं बच्चों, यहाँ पे 3 चीज़ें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे है आपका घनत्व, ठीक है ना, तापमान, ठीक है, और ये है
दबाव, ठीक है ना, दबाव या दाब कह सकते हैं। और प्राकृतिक स्रोत में क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे है भूकंप, ठीक है ना, भूकंप हो गया। और भूकंप के बाद बच्चों आ जाएगा ज्वालामुखी, ठीक है ना, ज्वालामुखी। याद रखेंगे इन चीज़ों को। यानी कि पृथ्वी के अंदर के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो इन दो स्रोतों से प्राप्त होती है, अप्राकृतिक और प्राकृतिक से। अप्राकृतिक चीज़ों में आ जाती है आपकी घनत्व, तापमान और दबाव। और आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक चीज़ों में क्या आ जाएगी, वो आ जाएगा भूकंप और ज्वालामुखी। तो बच्चों मैं इन दोनों को जो है आपको पूरा डिटेल से एक अलग टॉपिक रख के बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना। तो हमें जो जानकारियाँ मिली हैं वो इन्हीं आधार पे मिली हैं। हम जानते हैं कि किस प्रकार से पृथ्वी के अगर नीचे हम जाएंगे बच्चों तो तापमान में वृद्धि होता है, ठीक है ना। लेकिन आप याद रखिएगा कि बाहर का, यहाँ पृथ्वी में बहुत ही भयानक संरचना है बच्चों, ठीक है ना। जो आप सोचते हैं उससे कहीं परे है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बाहर देखेंगे ठोस, द्रव, गैस आपने पढ़ा होगा बच्चों, तो आप वहाँ देखते होंगे कि अगर ठोसों का तापमान बढ़ाएंगे तो जो अणु होते हैं वो दूर दूर जाते हैं। और दूर दूर जाने का मतलब उनका घनत्व तो क्या होता है, उनका जो घनत्व है वो कम होने लगता है बच्चों, ठीक है ना। यानी कि प्रति इकाई आयतन में जो है बहुत कम अणु होने लगते हैं। और जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं वो ठोस जो है द्रव अवस्था में आता है, और तापमान बढ़ाएंगे द्रव जो है गैस अवस्था तक पहुंच जाती है। यहाँ पे बात समझिएगा। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे जानते हैं ठोस, द्रव, गैस के अंदर कि किस प्रकार से गैसों पे अगर दबाव बढ़ाएंगे तो उनके अणु जो है पास पास आएंगे, जिससे उसका घनत्व बढ़ेगा। और उसको दबाएंगे तो वो जो गैस है उनके अणु इतने पास पास आ जाते हैं जिससे कि वो द्रव के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। और द्रवों का और अगर दबाव बढ़ाएंगे बच्चों तो वो जो है आपका, उनके अणु और नज़दीक आकर के इतना नज़दीक आ जाएंगे कि वे ठोस में बदल जाते हैं बच्चों। यानी दबाव बढ़ाने से घनत्व बढ़ता है। मैंने आपको जो बताने का प्रयास किया, दबाव बढ़ाने से घनत्व बढ़ता है। आपके सिलेंडर गैस में जो गैस भरी जाती है वो संपीड़ित करके भरी जाती है। आपने कभी अगर हिलाया होगा ऐसे गैस को, अपने सिलेंडर को, तो उसमें हल्का सा लिक्विड टाइप का उसमें हिलने का आवाज़ आता है बच्चों, ठीक है ना। वो होता क्या है, जब हम पूरी गैस को संपीड़ित अवस्था में मतलब दबा कर रखते हैं तो उनके अणु इतने पास पास आ जाते हैं बच्चों कि वे जो है लिक्विड अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ये कंसेप्ट जो है ना आपका चेंज होने वाला है। तो यानी कि आपको पता चला कि पृथ्वी के अगर नीचे अगर हम जा रहे हैं तो 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस की जो है वृद्धि हो जाएगी तापमान की, ठीक है ना। और उसके साथ साथ एक बात और याद रखना है कि पृथ्वी के जितना ही नीचे आएंगे, लिखते चलिएगा बच्चों, पृथ्वी के जितना ही ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे बच्चों, घनत्व में वृद्धि होती जाएगी, ठीक है ना। घनत्व में वृद्धि क्यों होगी, मैंने अभी आपको बताया कि जब दबाव में वृद्धि होगा तभी घनत्व में वृद्धि होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए, एक जरा मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि इतना बड़ा आयतन में बच्चा, इतना बड़ा आयतन में ये जो कण हैं आपके, इस प्रकार के जो कण हैं ये ऐसे थे, दूर दूर थे बच्चों, ठीक है ना। और मैंने इस पे दबाव लगाया, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आयतन है उस आयतन के अंदर क्या है बेटा, इतने सारे कण हैं। लेकिन मैं अगर दबाव बना करके आयतन छोटा कर दूंगा बच्चों, आयतन कम कर दूंगा, तो ये क्या होगा, ये सारे के सारे भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। मतलब ये अगर मान लीजिए मैं इतना छोटा कर दूं और ये दूसरे क्या हो जाए, ये सारे के सारे जो कण हैं वो एक दूसरे के क्या आ गए बेटा, बहुत पास आ गए। देखिए जरा यहाँ पे वो क्या हो गए, मैंने जैसे दबाव बनाया इसके ऊपर, ये सारे कण एक दूसरे के पास आ गए। मतलब इकाई आयतन में उपस्थित कणों की जो संख्या होती है वो उसी को घनत्व कहते हैं। यहाँ भी देखेंगे, अभी इकाई आयतन में क्या था, यहाँ पे आयतन जब बड़ा था तो यहाँ पे घनत्व कम था क्योंकि ज़्यादा आयतन में कम कण थे बच्चों। लेकिन यहाँ पे आयतन क्या हो चुका है, कम हो चुका है, और कम आयतन में ज़्यादा क्या हो चुके हैं, कण हो चुके हैं। मतलब घनत्व क्या हो गया, बढ़ा। यानी कि जैसे जैसे पृथ्वी में आप नीचे की तरफ उतरेंगे बच्चों, दबाव बढ़ेगा, और जब दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे घनत्व बढ़ जाएगा। मतलब जो कण हैं वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों कि हमें जो है किस प्रकार से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, ये जानकारियों के बारे में आप रख लीजिएगा। और बाकी चर्चा हम इस पर करने वाले हैं, और भूकंप और ज्वालामुखी जो है अगले सेशन में एक एक करके जो है इन पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पे, तो हमारा जो ये ऊपरी परत है बच्चों, ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये जो ऊपर वाला परत है, आप ऊपर वाली जो परत देख रहे हैं, ठीक है बच्चों,
ऊपर वाली परत से लेकर के बच्चा यहाँ तक, ये पूरा का पूरा, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है ना, भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, भूपर्पटी, भूपर्पटी कहते हैं या फिर इसको कहते हैं हम लोग क्रस्ट, ठीक है बच्चों, इसको इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है। अब उसके नीचे आएंगे बच्चों ना, यहाँ से याद रखिएगा जो इसकी गहराई होगी ना, ये टोटल जो है ना 100 होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ये टोटल जो होगा यहाँ से लेकर के 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक जो होता है बच्चों वो क्रस्ट की गहराई होती है अकॉर्डिंग टू NCERT बच्चों, ठीक है ना, जो क्रस्ट की गहराई है वो कितनी होती है, वो 100 किलोमीटर तक होती है। अब आगे देखेंगे तो आगे आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, यानी 2900, याद रखिएगा बच्चों कितना, 2900 तक, ध्यान से देखना है बच्चों, यहाँ ये पूरा का पूरा जो है एरिया बच्चों ये कितना है, ऊपर से लेकर के नीचे तक ये है आपका 2900 किलोमीटर का। और आप देख पाएंगे बच्चों कि यहाँ पे ये पूरा ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है बच्चों, ये डॉटेड लाइन से लेकर के नीचे वाली जो एरिया है बच्चों, ये वाली लाइन तक, यहाँ पे पूरा का पूरा मेंटल है, याद रखेंगे कितना है बच्चों, मेंटल है, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। और ये जब पूरा मेंटल है बच्चों ना, तो हम कहते हैं ये है बेटा ऊपरी मेंटल, क्या है, ऊपरी मेंटल। अब मेंटल क्या है बताएंगे आपको फिर, ठीक है, ये आपका क्या है, निचली मेंटल, ठीक है ना, या निचला मेंटल है बच्चों, ठीक है, मेंटल है। और फिर आप देखेंगे इसके नीचे जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्रोड कहलाता है, ठीक है ना, ये कहलाएगा बेटा क्या, ऊपरी क्रोड, ठीक है ना, ऊपरी क्रोड, और ये कहलाएगा निचला क्रोड, ठीक है, निचला या आंतरिक कह देते हैं, ठीक है बच्चों, इसको बाह्य क्रोड या आंतरिक क्रोड, क्या है बेटा ये, बाह्य क्रोड, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका क्या, आंतरिक क्रोड, ठीक है ना, आंतरिक क्रोड हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा ये भूपर्पटी क्या है, ये मेंटल क्या है और ये क्रोड क्या है, ये शायद थोड़ा सा आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे चूँकि जो वैज्ञानिक थे बच्चों, जो भी ज्योग्राफर थे, उन्होंने ताप, दाब, घनत्व, ज्वालामुखी या भूकंप के आधार पे ये बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी के 3 लेयर हैं, यानी कि अगर पृथ्वी का सतह से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पृथ्वी की जो संरचना है वो 3 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में, संरचना जो है बच्चा वो 3 भागों में बटी हुई है, ज़रा ध्यान से समझना है बच्चों यहाँ पे। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कि पहला भाग जो है भूपर्पटी, क्या है आपका, भूपर्पटी है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। और दूसरा भाग बेटा क्या है आपका, मेंटल है, ठीक है ना, और तीसरा भाग है आपका क्या, क्रोड या कोर, या इसको अंतरतम भी कहते हैं बच्चों इसको, लेकिन आप याद रखिएगा कोर कहते हैं, ठीक है ना। सुनिए यहाँ पे क्रोड या कोर दोनों में से आप कोई भी याद रखेंगे। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो 3 पार्ट हैं बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे जो 3 पार्ट हैं उन्हीं 3 पार्टों को मैंने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी की संरचना है वो 3 भागों में बांटी गई है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, एक एक संरचना को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है। ऊपर वाली जो परत आप हल्का सा देख रहे हैं बच्चों ना, ये ऊपर वाली परत में ही जितनी भी वनस्पतियां उगती हैं बच्चों, ये सारा का सारा मैंने आपको ऊपर वाली परत में दिखाया है। और चूँकि भूपर्पटी जो है बच्चों, इसकी जो गहराई है वो 100 किलोमीटर है, लेकिन अलग अलग स्थानों पे इसकी गहराई अलग अलग है बच्चों, ठीक है ना। तो बात स्टार्टिंग करेंगे हम लोग भूपर्पटी से, ठीक है ना, कहाँ से, भूपर्पटी से इसकी बात स्टार्ट करेंगे, जिसको हम क्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है ना, क्रस्ट भी कहते हैं बेटा इसको। तो जब भूपर्पटी से इसकी बात स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, पहला चीज़ कि कुल गहराई कितनी है, कुल गहराई जो है बच्चों इसकी वो है 0 से 100 किलोमीटर तक, ठीक है ना। लेकिन कुल गहराई भले 0 से 100 किलोमीटर हो, लेकिन भिन्न भिन्न स्थानों पे इसकी गहराई जो है भिन्न भिन्न होती है। अकॉर्डिंग टू NCERT में बता रहा हूँ कि इसकी जो गहराइयाँ हैं बच्चों, अगर आप देखेंगे कि महाद्वीपों में, ठीक है ना, महाद्वीपों पे इसकी गहराई, ठीक है ना, और कह सकते हैं महासागरों में इसकी गहराई, और आप कह देंगे पर्वतों के नीचे, ठीक है बच्चों, क्या होगा, पर्वतों में इसकी गहराई। तो एक बात याद रखिएगा, एक छोटी सी संरचना मैं आपको यहाँ बना के दिखाना चाहता हूँ, ठीक है।
जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, आपका जो है ये ऊपर का जो है बेटा क्रस्ट है, ठीक है ना, ये ऊपर की क्रस्ट है और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ क्या है बेटा, यहाँ पे ये पर्वत है, यहाँ पे बेटा क्या है, पर्वत है। और आपको दिख रहा होगा कि ये टोटल जो है ना, ये किसकी गहराई दिखाई जा रही है, ये टोटल जो है आपकी भूपर्पटी की गहराई दिखाई जा रही है। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, महासागर है, महासागर है, और ये क्या है, महाद्वीप है, महाद्वीप है, और ये क्या है आपका पर्वत है बाबू। तो आप देख पा रहे होंगे कि महासागर की गहराई तो कम है, महासागर की गहराई कम है, महाद्वीपों की थोड़ी उससे ज़्यादा ही है और पर्वत की तो ज़्यादा है। तो महाद्वीपों की जो गहराई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो है ना 0 से 30 किलोमीटर तक जो है महाद्वीपों के नीचे जो है वो किसकी गहराई है, भूपर्पटी की, ठीक है ना। और बात करें महासागरों के नीचे तो यहाँ पे केवल 5 किलोमीटर, क्योंकि महासागर ऑलरेडी इतने गहरे होते हैं। दूसरी चीज़ देखेंगे, पर्वतों के नीचे इसकी जो गहराई है बच्चों वो है 70 किलोमीटर, ठीक है बच्चों, ये कितनी है, 70 किलोमीटर इसकी गहराई है पर्वतों के नीचे। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि जो क्रोड है बच्चों, ऊपर वाला जो भाग है पृथ्वी का, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। अब इसकी बात करें कि इसका जो औसत घनत्व है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा औसत घनत्व, औसत घनत्व जो है वो कितना है, वो है 2.6, ठीक है ना, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका औसत घनत्व है। याद रखेंगे किसका, क्रस्ट का। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5। याद रखेंगे, लिख के रखेंगे, टोटल पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 है। लेकिन केवल क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है, 2.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे, आपसे पूछेगा पूरे पृथ्वी का कितना भाग, ठीक है ना, कुल पृथ्वी के कितने आयतन का यहाँ पे कितना आयतन है, यानी कि अगर पूरे पृथ्वी के आयतन से तुलना करें तो क्रस्ट का आयतन कितना है। तो याद रखिएगा कुल पृथ्वी के आयतन का केवल जो है 0.5% है बच्चों, 0.5%। तो क्रस्ट के बारे में बच्चा इतनी जानकारी तो आपको रखना ही पड़ेगा, इस चीज़ को आप जानते रहिएगा। अब बच्चा थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है ना। अब क्रस्ट को पार करके जब नीचे आएंगे तो मिल जाएगा ये मेंटल वाला परत, ठीक है बच्चों। और जब मेंटल वाला परत मिलेगा बच्चों तो एक बात याद रखेंगे कि मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो परत है इसको कहते हैं मोह अशांतत्व। क्या कहते हैं बच्चों, मोह अशांतत्व कहते हैं क्रस्ट और मेंटल के बीच वाली परत को, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे वाली परत को देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं बच्चों किसके बारे में, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे मेंटल को बच्चों, ठीक है ना। मेंटल को जो देखते हैं जरा कि मेंटल में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। मेंटल में ज़रा एक बात समझिएगा बच्चों, यहाँ पे मेंटल में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि मेंटल जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल, ठीक है ना। ऊपरी मेंटल बेटा और एक निचला मेंटल बांटा गया है, आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप तो ये लिखिए ना कि क्रस्ट यानी भूपर्पटी और क्या है बच्चों, भूपर्पटी व मेंटल का सीमा क्या कहलाता है, सीमा जो है वो कहलाएगा बेटा आपका मोह अशांतत्व। क्या कहलाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, मोह अशांतत्व, ठीक है बच्चों। याद रखेंगे मोह अशांतत्व जो है वो इस क्रस्ट की और इस पूरे के पूरे मेंटल की जो ये सीमा है इसे ही क्या कहते हैं, मोह अशांतत्व कहते हैं, अशांतत्व कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, पूछ लेता है। दूसरी चीज़ अगर आपको याद रखनी होगी कि ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, चूँकि ऊपरी मेंटल जो है ना बाबू, ऊपरी जो मेंटल है आपको याद रखना, इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊपरी मेंटल को दुर्बलता मंडल, ठीक है ना, दुर्बलता मंडल कहते हैं। याद रखिएगा दुर्बलता मंडल किसको कहते हैं, ऊपरी मेंटल को कहते हैं बच्चों। और यहाँ पे देखिएगा दुर्बलता मंडल जो है उसकी गहराई कितनी होगी, तो दुर्बलता मंडल की जो गहराई है बच्चों लगभग 400 किलोमीटर होती है। दुर्बलता मंडल की जो गहराई है वो 400 किलोमीटर है, ठीक है ना बच्चों, 400 किलोमीटर क्या होती है, गहराई होती है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। और आपको क्या याद रखना, चूँकि देखिए
ये जो ऊपरी मेंटल है बच्चों ना, वो लिक्विड अवस्था में है। कैसा है? द्रव अवस्था में है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो ऊपरी मेंटल, ठीक है बच्चों, ऊपरी मेंटल कैसा है? ये द्रव अवस्था में है, ठीक है ना, द्रव अवस्था में है। और एक चीज़ यहाँ पे और नोट करिएगा कि द्रव अवस्था में होने के कारण जो ज्वालामुखी आती है ना बच्चों, वो ज्वालामुखी यहीं से आती है, ऊपरी मेंटल से आती है, याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपको क्या नोट करना है कि ज्वालामुखी का लावा, ठीक है ना, ज्वालामुखी का लावा बच्चों, ठीक है ना, वो कहाँ से आता है ज्वालामुखी का लावा? तो वो आता है दुर्बलता मंडल या ऊपरी मेंटल से, ठीक है ना, ऊपरी मेंटल से। याद रखेंगे कि आपको ऊपरी मेंटल न दे करके दुर्बलता मंडल भी दे देगा, तो आपको समझना है कि लावा कहाँ से आता है बच्चों? ऊपरी मेंटल या दुर्बलता मंडल से आता है। बात समझ में आई? तो ज्वालामुखी का लावा यहीं से जाता है। लेकिन जब आप नीचे आएंगे बच्चों, ठीक है, एक बात और समझिए, इसमें एक और बात लिखिएगा ऊपरी मेंटल में, चौथा चीज़ कि चूँकि ऊपरी मेंटल और यहाँ देखिएगा, चूँकि भूपर्पटी व ऊपरी मेंटल को मिलाकर क्या करते हैं बच्चों? स्थल मंडल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊपरी मेंटल और भूपर्पटी को मिलाकर के बच्चों स्थल मंडल का क्या होता है? निर्माण होता है। स्थल मंडल का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। और बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ना, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में आप लेंगे कि स्थल मंडल की जो गहराई है वो 0 से लेकर के 200 किलोमीटर है बच्चों। स्थल मंडल की जो गहराई है, मतलब 100 किलोमीटर तो आपका भूपर्पटी ही हो गया, और अगला 100 किलोमीटर आ जाएगा कौन सा? ऊपरी मेंटल, ठीक है बच्चों। मतलब यहाँ पे ऊपरी मेंटल और भूपर्पटी दोनों को ही मिलाकर के क्या बनाया गया है? स्थल मंडल का निर्माण होता है, जिसकी गहराई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितनी होती है? 0 से 200 किलोमीटर होता है बच्चों, ठीक है ना। अब याद रखेंगे सविंदर सिंह की भी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बताऊँ तो 0 से 200 किलोमीटर ही होता है बच्चों। अब यहाँ पे ऊपरी मेंटल का बात खत्म हो तो हम आ जाते हैं थोड़ा सा निचले मेंटल पे बच्चों, ठीक है ना। याद रखेंगे एक बात और, पांचवा, कि ऊपरी मेंटल द्रव है तो निचला मेंटल क्या होगा? निचला जो मेंटल है ना, वो ठोस है, ठीक है बच्चों, ठोस अवस्था में है। याद रखिएगा, ये कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी कहती है कि अगर ऊपरी मेंटल बच्चा क्या है, या फिर अगर आप सविंदर सिंह को ले लेंगे तो सविंदर सिंह के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ऊपरी मेंटल जो है बेटा वो क्या है आपकी? वो आपका यहाँ पे द्रव अवस्था में, लेकिन निचला मेंटल जो है वो ठोस अवस्था में है, ठीक है ना, ठोस अवस्था में है। अब जो है यहाँ पे निचले मेंटल तक जो आप देख सकते हैं कितना है गहराई आपका? लगभग इतना पे 2900 किलोमीटर है, यहाँ तक आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसका औसत घनत्व की बात करें तो 3.7 रखिएगा। और दूसरी चीज़ एक बात और लिखनी है कि यहाँ पे कुल आयतन, याद रखिएगा, पृथ्वी के कुल आयतन का पूरा मेंटल जो है, आयतन का जो मेंटल है वो कितना है? 83% है बच्चों, ठीक है ना, 83% है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। और 7वां पॉइंट इसमें नोट करिएगा कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का, ठीक है ना, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का जो है बच्चों, ये क्या है आपका? ये 68% है। याद रखेंगे, कुल द्रव्यमान का 68% है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चा फंस जाता है कि आयतन पूछेगा मेंटल का, कि मेंटल का जो पृथ्वी के आयतन का कुल कितना है, तो 83% है। लेकिन अगर द्रव्यमान पूछ देगा कि पृथ्वी के द्रव्यमान का मेंटल का द्रव्यमान कितना है बच्चों, तो केवल 68% है। इसे भी याद रखेंगे, ठीक है ना। औसत घनत्व तो इसका जो है देखिए, ऊपर से नीचे तक अगर जाएंगे तो इसको घनत्व में बदलाव होता है, 7 से 8 पहुंच जाता है। लेकिन कहते हैं औसत घनत्व जो है बच्चों वो 3 औसत घनत्व कितना है? 3.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है औसत घनत्व, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको मैंने मेंटल बता दिया, मेंटल में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। जब मैं आपको भूकंप के बारे में पढ़ाऊँगा तो यहाँ पर और भी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा पाऊँगा, ठीक है बच्चों। तो आप मेंटल के बारे में इतनी चीज़ें तो पहले लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। ज्वालामुखी कहाँ से जाता है? ऊपरी मेंटल से जाता है बच्चों, ठीक है। आइए आगे देखते हैं यहाँ पे कोर, ठीक है बच्चों। कोर के बारे में ज़रा एक बार देख लेते हैं। और जब कोर के बारे में देखेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही, तो आइए यहाँ पे क्रोड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हमने मेंटल तक जो है वो अच्छे से देख लिया बच्चों, ठीक है। आइए क्रोड वाली संरचना देखते हैं कि क्रोड के बारे में आखिर क्या कहा जाता है, ठीक है बच्चों।
तो जब हम कोर के बारे में पढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि जो अंतरतम वाला हिस्सा है कोर, क्योंकि हमने देखा कि भूपर्पटी, मेंटल और ये कोर, ठीक है बच्चों। कोर को भी कितने भागों में बांटा गया है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बारे में, ठीक है। तो अब देखेंगे ज़रा यहाँ पे, चूँकि कोर के बारे में सबसे पहले जानकारी जब आप लेंगे बच्चों, तो आप याद रखिएगा कि मेंटल और कोर के बीच में, ठीक है बच्चों, मेंटल और कोर के बीच की जो सीमा होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। ये कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है बच्चों, असंबद्धता हो जाएगी। यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों कि याद रखेंगे मेंटल व कोर के बीच, ठीक है, कोर के मध्य सीमा को क्या कहेंगे बच्चों, हम लोग गुटेनबर्ग असंबद्धता कहेंगे, ठीक है। गुटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है, असंबद्धता याद रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या याद रखना है इसके बारे में, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो इसके अंदर जो है घनत्व तो इतना बढ़ जाता है कि घनत्व तो लगभग 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के अंदर 11 जो है अणु रहते हैं इसके अंदर बच्चों, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये तो पहला मान लीजिएगा, दूसरे वाले का कहेंगे घनत्व तो ज़्यादा होता है, और इसमें भी बाह्य जो क्रोड है ना बच्चों, बाह्य क्रोड है जो आपका, वो द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है बच्चों, ठीक है। आंतरिक क्रोड जो होता है, तीसरे नंबर पे याद रखेंगे कि जो आंतरिक क्रोड होगा बच्चों, वो होगा आपका ठोस अवस्था में, ठीक है ना, ठोस अवस्था में होगा। अगर आपसे अगला क्वेश्चन अगर ये पूछे कि पृथ्वी के आयतन का कुल कितना आयतन है कोर का, तो आप कहेंगे कि पृथ्वी के आयतन का लगभग आप कहेंगे कितना है बेटा यहाँ पे, तो ये है आपका 16%। पृथ्वी के आयतन का केवल 16% है। और आपको जो 5वां पॉइंट कहना है कि पृथ्वी के द्रव्यमान का 32% जो है आपका कोर है। मतलब यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन फंसा सकता है वो है आपका आयतन और दूसरा है द्रव्यमान। आयतन पूछेगा पृथ्वी के आयतन का कितना है तो 16% है, पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है तो 32% है। अब इसके बाद जो है आपको ये सारी चीज़ें पता होने के बाद आपको सभी को पता है कि घनत्व कितना होगा, घनत्व जो होगा वो 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा बच्चों, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये जो है ना घनत्व तो इतना ज़्यादा हो जाएगा अंदर जा कर के, घनत्व तो ज़्यादा होने का मेन कारण ये है कि दबाव ज़्यादा है बच्चों, और दबाव ज़्यादा होने के कारण घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था कि एक सर्वमान जो मान्यता है कि पृथ्वी 3 पार्ट में बटी हुई है, पृथ्वी की 3 परत हैं, जिसमें पहली आपकी भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, दूसरी मेंटल है, मेंटल के बाद जो है आपका कोर है बच्चों, ठीक है। अब जो है स्वेस महोदय जब प्लेट टेक्टोनिक्स की खोज करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत देते हैं बच्चों, तो उन्होंने इसको 3 अलग भागों में बांटा तत्वों के आधार पे, ठीक है। उन्होंने पृथ्वी को कहा कि पृथ्वी की जो 3 परत हैं बच्चों वो इस प्रकार है, 3 परत को स्वेस महोदय के अनुसार देखते हैं बच्चों, ठीक है ना, स्वेस के अनुसार, ठीक है ना, अनुसार स्वेस महोदय ने क्या दिया था बच्चों, यहाँ पे देखेंगे जब स्वेस महोदय बताने का प्रयास करते हैं बच्चों, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो यहाँ पे पूरी की पूरी बच्चों प्लेट है ना, वो यहाँ पे पूरी की पूरी जो परत है वो उन्होंने भी 3 ही बताया, मैंने आपको यहाँ पे 3 परत बताया ना, परपटी, मेंटल और कोर। इन्होंने कहा कि नहीं, पहला क्या है आपका सीमा है, दूसरा क्या है ये सियाल है, याद रखेंगे, पहला क्या है सियाल है, दूसरी बेटा यहाँ पे सीमा है, और यहाँ पे है आपका निफे, ठीक है ना। सियाल का मतलब होता है बच्चों सी और ये आल, और ये हो जाएगा सी और ये माँ, और ये क्या होगा बेटा आपका निफे NIFE, ठीक है। मतलब इन्होंने तत्वों के आधार पे जिस परत में जिस तत्व की अधिकता पाई गई उसके आधार पे 3 परतों का नाम दे दिया, ठीक है बच्चों। तो सीमा के बारे में कहा यहाँ पे सिलिकॉन, ठीक है बच्चों, सिलिका और क्या होगा एल्यूमिनियम बच्चों, ठीक है ना,
सिलिका और एल्यूमिनियम की जहाँ तक अधिकता थी वहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया कि ये क्या है, ऊपर से जो है आप कहेंगे परतदार सेल के नीचे जो है बच्चों जो चट्टान आपकी पाई जाती है वो सियाल की पाई जाती है। ठीक है बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पे जो है ना, ये ऊपर की जो सियाल जो आपकी बनी है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। किससे बनी है? ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है बच्चों, ये भी याद रखेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको ग्रेनाइट चट्टान अगर आपके हो गए तो आप कहेंगे कि कहाँ तक है बच्चों ये, तो 0 से लेकर के बहुत लोगों का मानना है कि 500 किलोमीटर तक जो है इसका पूरा का पूरा क्षेत्र है बच्चों। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप सीमा पे अंदर आएंगे बच्चों तो सीमा में आपको क्या रखना है कि सिलिका और मैग्नीशियम बच्चों। ठीक है ना, सिलिकॉन या सिलिका जो भी आप कह सकते हैं, सिलिकॉन या कह सकते हैं मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, यहाँ याद रखेंगे मैग्नीशियम। ठीक है ना, मैग्नीशियम याद दीजिएगा। यहाँ पे बच्चों सिलिकॉन और मैग्नीशियम के बारे में अगर जब बात रखेंगे तो जहाँ भी सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज़्यादा पाई गई बच्चों उनका नाम इन्होंने सीमा कर दिया। और याद रखेंगे कि सियाल के नीचे की जो परत थी वो सीमा थी बच्चों। ठीक है ना, सियाल के नीचे की परत इन्होंने क्या कहा? सीमा। और कहा कि ज्वालामुखी यहीं से जाता है। ठीक है ना, ज्वालामुखी का लावा जो है बच्चों वो इसी सीमा परत से आज कहाँ आता है? पृथ्वी पर आता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। और याद रखिएगा यहाँ पे सियाल के अंदर बच्चों अम्लीय पदार्थों की अधिकता होती है। क्या होती है? अम्लीय या तेजाबी पदार्थ। ठीक है बच्चों, अम्लीय या तेजाबी पदार्थ। ठीक है ना, तेजाबी पदार्थों की अधिकता होती है। और यहाँ पे क्षारीय पदार्थों की अधिकता होती है बच्चों। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है ना। अगर आप आएंगे निफे के अंदर तो आप देखेंगे निफे का मतलब क्या होगा? निकिल। ठीक है बच्चों, निकिल। और यहाँ पे क्या होगा? फेरस। ठीक है ना, फेरेनियम भी कहते हैं लोग यहाँ पे, लेकिन आप फेरस लिख लीजिएगा नॉर्मल भाषा के लिए। ठीक है ना, तो जहाँ पे निकिल और फेरस की अधिकता पाई गई उसका नाम निफे कर दिया गया। यानी कि ऊपर क्या था? सियाल, सीमा और आंतरिक जो परत थी उसका नाम था निकिल। यानी कि कहते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में जो है बच्चों वहाँ पे निकिल और फेरस की जो है बहुत ज़्यादा अधिकता है। और वहाँ पे फेरस का मतलब होता है लोहा। ठीक है ना, लौह पदार्थों की अधिकता होने के कारण केंद्र में पृथ्वी का जो चुंबकत्व है वो यहाँ पे दर्शाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज का ये सेशन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि जानकारी अच्छी थी तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आप लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।